मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम वाल्टर पेंक के स्थलाकृतियों के विकास से संबंधित मॉडल या सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मैं प्रारंभ में आपको बता दूं कि पेंक महोदय एक जर्मनी के जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री थे, जिनका जन्म 1888 में हुआ था और दुर्भाग्यवश ये 1923 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। कुल 35 वर्ष की अवस्था तक पेंक महोदय रह सके और जो कुछ इन्होंने लिखा था स्थलाकृतियों के संदर्भ में वो दुरूह जर्मन भाषा में लिखा था और जर्मन भाषा के टर्म्स और टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया था, जिसको लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। इसीलिए कहा जाता है कि भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में पेंक महोदय सबसे अधिक गलत समझे गए विद्वान हैं। पेंक इज कंसीडर्ड एज मोस्ट मिसअंडरस्टूड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1924 में मरणोपरांत इनके लेखों को मॉर्फोलॉजी से एनालाइजे के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसका कई लोगों ने इंग्लिश भाषा में रूपांतर किया, जिसमें डेविस महोदय भी सम्मिलित थे, और यह रूपांतर बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाया था, इसलिए भ्रांतियां विकसित हो गई थीं। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पेंक महोदय ने चक्र शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं, साइकिल शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं, क्योंकि इन्होंने जर्मन भाषा का प्रयोग किया था, इंट्विकेलुंग। अब देखिए, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं ये शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये जर्मन भाषा का शब्द है और मुझे जर्मन आती नहीं है। तो इंट्विकेलुंग माने डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो पेंक ने पहले तो डेविस महोदय के भौगोलिक चक्र, अपर्दन चक्र के मॉडल का खंडन किया और बताया कि स्थलाकृतियों का विकास समय का पाबंद नहीं होता है, समय आधारित नहीं होता है, जो कि डेविस ने बताया था। उन्होंने बताया कि स्थलाकृतियों का विकास समय स्वतंत्र होता है। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में अपर्दन की प्रक्रिया उत्थान की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, जैसे ही उत्थान होता है अपर्दन प्रारंभ होता है। तो इस तरह से पेंक महोदय का जो जियोमॉर्फोलॉजी से एनालाइजे यानी जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, भूआकृतिक विश्लेषण है, या जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के नाम से लोगों ने अनुवादित किया, उसके तहत उन्होंने 3 प्रावस्थाओं का उल्लेख किया है। स्टेजेस की जगह पर इन्होंने फेजेस शब्द का प्रयोग किया है। फेज ऑफ आपसी जिंडे इंट्विकेलुंग, आपसी AUF से होता है, आपसी जिंडे इंट्विकेलुंग, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है डेवलपमेंट एट वैक्सिंग रेट, डेवलपमेंट एज एक्सिलरेटेड रेट, तीव्र गति से स्थलाकृतियों में विकास। दूसरी प्रावस्था होती है ग्लीक फार्मिक इंट्विकेलुंग, माने समान दर से स्थलाकृतियों में विकास, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप्स। और तीसरी प्रावस्था होती है आपसी जिंडे, ABST होता है, आपसी जिंडे इंट्विकेलुंग, यानी घटती हुई दर से स्थलाकृतियों में विकास।
डिसेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप इन ए रीजन, इन 3 प्रावस्थाओं का। तो हम पहले मैंने कल ही इसके आज ही सवेरे मैंने एक पोस्ट कर दिया है डायग्राम को, उसको कृपया भली भांति देख लीजिए। और अब जो है उसके आधार पर हम चलते हैं प्रावस्था प्रथम, यानी आपस्ती जिंडे इंटू केलुंग, माने बढ़ती हुई दर से तीव्र गति से स्थलाकृतियों में विकास। प्रारंभ में पेंग के अनुसार जो उत्थान होता है थोड़ा मंद गति से होता है, लेकिन अपर्दन की दर से उत्थान की दर अधिक होती है, जिस कारण एब्सोल्यूट रिलीफ यानी निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद तीव्र गति से उत्थान होता है और अपर्दन की क्रिया भी तेज होती है। नदी अपनी घाटी को गहरा करती जाती है, लेकिन उत्थान की दर नदी के घाटी के गहरा करने की दर से कहीं अधिक होती है। इसलिए तीव्र गति से जो है उच्चावच में वृद्धि होती जाती है। दूसरा कि देखिए 2 कर्व होते हैं इसमें, जिसको आप अपर कर्व और लोअर कर्व कहते हैं। अपर कर्व क्या होता है? जल विभाजकों का, यानी उस क्षेत्र की उच्चस्थ भागों को मिलाने वाली रेखा को अपर कर्व कहते हैं, जो उच्चस्थ भाग होते हैं, शीर्ष भाग होते हैं। लोअर कर्व क्या होता है? नदी की घाटी की गहराई के तल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रावस्था में उच्चावच में तीव्र गति से वृद्धि होती है और सापेक्ष उच्चा रिलेटिव रिलीफ क्या होती है? उच्चस्थ भाग और निम्नस्थ भाग के बीच का जो अंतर होता है उसे रिलेटिव रिलीफ कहते हैं। रिलेटिव रिलीफ रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट इन ए रीजन। तो इस प्रावस्था में एब्सोल्यूट रिलीफ यानी ऊंचाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है और सापेक्षिक उच्चावच में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जिस दर से शीर्ष भागों का अपर्दन होता है उसकी दर से नदी के घाटी के गहरा होने की दर अधिक होती है। इसलिए सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता जाता है तेजी से। और एब्सोल्यूट रिलीफ क्यों तेजी से बढ़ती है? इसलिए कि जिस दर से उत्थान होता है उसकी दर की तुलना में शीर्ष भागों का अवनयन डाउन वेस्टिंग अपर्दन कम होता है। अब आती है दूसरी प्रावस्था, ग्लीख फार्मिगे इंट्विकेलुंग, समान दर से विकास, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। इसमें देखेंगे ग्राफ में आप तो 3 उप अवस्थाएं हैं, ए, बी और सी। ए अवस्था को देखें यानी इसके प्रथम खंड को देखें तो एब्सोल्यूट हाइट में वृद्धि होती जाती है, लेकिन सापेक्षिक उच्चावच बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि होती है? कि अभी भी उत्थान जारी रहता है और उत्थान की दर से निम्नवर्ती अपर्दन यानी शीर्ष भागों का अवनयन डाउन वेस्टिंग की दर कम होती है। लेकिन जिस दर से ऊपरी भाग का अपर्दन होता है उतनी ही दर से नदी अपने घाटी को गहरा करती है, इसलिए रिलेटिव रिलीफ समान होता है। अब आती है बी प्रावस्था यानी सेकेंड फेज के अंतर्गत बी। उत्थान अब भी चलता रहता है, अपर्दन की क्रिया भी चलती रहती है, लेकिन इस प्रावस्था में अब भी एब्सोल्यूट हाइट में रिलीफ में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर अब भी डाउन वेस्टिंग की दर से अधिक होती है। नदी के घाटी गहरा करने की दर और ऊपरी भाग के अपर्दन की दर बराबर होती है, इसलिए रिलेटिव रिलीफ बराबर स्थिर होती है। सी प्रावस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है
अतः एब्सोल्यूट हाइट में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन रिलेटिव रिलीफ अभी भी स्थिर होती है, क्योंकि जितने दर से ऊपरी भाग का अपर्दन होता है उतने ही दर से नदी के घाटी की गहरा होने की दर होती है, इसलिए यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। अब आता है फेज 3। अब उत्थान समाप्त हो गया है पहले ही, और डाउन नदी के घाटी के गहरा करने की दर करीब करीब समाप्त हो गई है। अब नदी इस अवस्था में लैटरल इरोजन करती है, क्षतिज अपर्दन करती है, जिसलिए अपने घाटी को चौड़ा करती है। एब्सोल्यूट हाइट तेजी से कम होती जाती है, एब्सोल्यूट रिलीफ कम होती जाती है, क्योंकि उत्थान समाप्त हो गया है, लेकिन ऊपरी भाग का अपर्दन अब भी चल रहा है, इसलिए एब्सोल्यूट रिलीफ कम होती जाती है। रिलेटिव रिलीफ भी कम होती जाती है, क्योंकि नदी के घाटी के गहरा होने की दर ऊपरी भाग के अपर्दन की दर से बहुत कम होती है। इसलिए दोनों निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्षिक उच्चावच दोनों में तीव्र गति से ह्रास होता जाता है, और प्रारंभ से ही नदी की घाटी के जो पार्श्व भाग होते हैं, वैली साइड स्लोप होते हैं, उनमें समानांतर निवर्तन होता जाता है, और इस निवर्तन के कारण वहां पर कई जो है वेदिकाएं, बेंचेस बन जाती हैं, जिनको नाम दिया है पेंक महोदय ने पीडमॉन्ट ट्रेपेन। और अंतिम अवस्था में ये जो है पूरा स्थलखंड अपर्दित होकर के एक निम्न मैदान में बदल जाता है, जिसके ऊपर कुछ पहाड़ियां रहती हैं, जिनको इन्होंने बॉस्चुंजन या ग्रेविटी स्लोप कहा है। अब उसका निचला भाग जो है कम ढाल वाला होता है, जिसको हाल्डेनहैंग या वास स्लोप कहा है, हाल्डेनहैंग या वास स्लोप, और ऊपरी भाग बॉस्चुंजन या ग्रेविटी स्लोप, और इसको इंसेलबर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और अंत में जो स्थलाकृति बनती है उसको पेंक ने एंड्रम्प कहा है। और जहां से अपर्दन चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस स्थलाकृति का नाम इन्होंने प्राइमा रंप दिया है। तो प्राइमा रंप 3 प्रावस्थाओं से होता हुआ आपसी जिंडे इंटू केलुंग, ग्लीक फार्मिगे इंटू केलुंग और आपसी जिंडे इंटू केलुंग से होता हुआ आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है, जिसको प्राइमा रंप कहा। डेविस ने के सिद्धांत को लोगों ने व्यक्त किया कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। पेंक महोदय का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में, इनका मुख्य सिद्धांत क्या है, किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों का विकास जो होता है, उत्थान की दर और अपर्दन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है, यानी इंडोजेंटिक फोर्सेस और एक्सोजेंटिक फोर्सेस के रेट में जो अनुपात होता है उसका प्रतिफल होता है। और पेंक महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इस आधार पर किया कि वर्तमान समय में जो प्रक्रम काम करते हैं उन्हीं के आधार पर वर्तमान स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। अतः वर्तमान स्थलाकृतियों की विशेषताओं के आधार पर हम उस क्षेत्र में हुए विवर्तनिक घटनाओं, भू संचलनों की पुनर्रचना हम कर सकते हैं। यह इनका मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान स्थलाकृतियों के आधार पर भू हलचलों, अर्थ मूवमेंट का पता करना। नमस्कार।